भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारती न्यूज के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। आपके साथ मैं हूं सौभाग्य कौशल और हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जिसकी अब आमतौर पर ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। जी हाँ, हम आपसे बात करेंगे RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन की। समाज में आमतौर पर हमें कई सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। RTI एक वैसा ही प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है RTI। RTI भारत की संसद सूचना का अधिकार अधिनियम है जो निवासियों की सूचना के अधिकार से संबंधित दिशा निर्देश और कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है। इसने पिछली स्वतंत्रता सूचना अधिनियम 2002 को प्रतिस्थापित कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। एक सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए RTI दर्ज कर सकता है और अब सार्वजनिक अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही का बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र का लोगों के लिए कार्य करना है। चलिए अब जानते हैं इस एक्ट के मुख्य प्रावधान। इस एक्ट के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है और ये सूचना को 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानसभा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और इलेक्शन कमीशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वे उनसे संबंधित पदों को भी RTI अधिनियम के दायरे में लाया गया है। अब यदि बात की जाए RTI अधिनियम के उद्देश्य की तो इनके मुख्य उद्देश्य में आते हैं पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे दर्ज करें RTI। आप RTI ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रोसीजर से कर सकते हैं। ऑनलाइन RTI फाइल करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट जो आपको नीचे प्रोवाइड की गई है उस पर जा सकते हैं। अगर आप भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना संकोच करें ऑनलाइन RTI दर्ज करें। अब बात करते हैं कि कौन कर सकता है RTI फाइल। RTI फाइल करने वाले लोगों के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें लागू होती है। इसके लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए RTI फाइल करते समय सभी फैक्ट्स और संख्याओं को ध्यानपूर्वक लिखें। आवेदन करते समय फीस की रसीद लगाना ना भूलें। BPL कोड धारक इसे अटैच कर फीस से बच सकते हैं। आप बगैर जानकारी दिए भी RTI फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस एड्रेस पर लिखित से जवाब लेना चाहते हैं उसे सही तौर पर लिखें। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। RTI के कुछ आवश्यक नियम भी होते हैं, जैसे कि भारत का नागरिक किसी भी सरकारी दफ्तर से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। RTI दाखिल करके आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय संस्थाएं आती है जिनकी स्थापना संविधान के अंतर्गत हुई हो। आवेदन करते समय आवेदक को एकदम सटीक सरकारी संस्था का नाम दर्ज करना होता है। आवेदन के साथ आपको 10 रुपये का आवेदन शुल्क भी जमा करना पड़ता है।
बीपीएल कोड धारकों के लिए यह शुल्क माफ कर दी जाती है। अलग अलग राज्यों के आधार पर यह शुल्क 8 से 100 रुपये के बीच में हो सकता है। आवेदन कैंसिल भी की जा सकती है, जैसे आवेदन में बात स्पष्ट तरीके से ना लिखी होना, डिटेल अधूरी होना या आवेदन की राशि गलत भर दी गई हो तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार। सूचना तक पहुंच का अधिकार समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी मांगने और प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाता है, जिससे उनका कल्याण संभव हो सके। यह अधिनियम सरकार के सभी कदमों को आम जनता के समक्ष जांच के दायरे में लाता है। इससे सरकार और सरकारी विभाग और अधिक जवाबदेह बनते हैं एवं उनके कार्यों में पारदर्शिता आती है। यह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक गोपनीयता को हटाकर निर्णय में सुधार करता है। आरटीआई की महत्वपूर्णता को समझने में योगदान देने के लिए मैं आरटीआई की सफलता की कुछ कहानियों का जिक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने घोटालों, विसंगतियों को उजागर करने में मदद की थी। सबसे पहले बात करेंगे आदर्श सोसाइटी घोटाला की, जो कारगिल युद्ध के नायकों की विधवाओं के लिए 6 मंजिला इमारत थी, उसे 31 मंजिला ऊंची इमारत में बदल दिया गया था। मुंबई के पौष आवासीय क्षेत्र कोलाबा में स्थित ये सोसाइटी जल्द ही राजनेताओं, नौकरशाहों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों का निवास स्थान बन गया। इस सांठगांठ का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता सिमप्रीत सिंह और योगाचार्य ने किया था। खुलासे से पता चला कि जमीन का टुकड़ा राज्य सरकार का नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय का था और इसकी परिणति महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के इस्तीफा के रूप में हुई। दूसरा है राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा दायर एक आरटीआई से पता चला कि दिल्ली सरकार ने दलित समुदाय के कल्याण के लिए निर्धारित धनराशि में से 784 करोड़ रुपए राष्ट्रमंडल खेलों में खर्च कर दिए थे। गैर लाभकारी संस्था हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क ने यह भी पाया कि डाइवर्ट किए गए अधिकांश फंड उन सुविधाओं पर खर्च किए गए थे जो केवल कागजों पर मौजूद थी, जो आगे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का सुझाव देती है। अब बात करेंगे सबसे दिलचस्प केस के बारे में, जो कि है आरबीआई की मंजूरी के बिना नोटबंदी की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य संस्था के साथ बेमुश्किल 3 घंटे तक चली बैठक के बाद देश में नोटबंदी की घोषणा की थी। पीएम ने घोषणा करने से पहले उनकी औपचारिक मंजूरी का इंतजार भी नहीं किया था, जिससे आने वाले दिनों में हजारों जिंदगियां प्रभावित हुई। कार्यकर्ता वेंकटेश नायक द्वारा दायर एक आरटीआई से पता चला कि आरबीआई केंद्र इस औचित्य पर सहमत नहीं था कि इस कदम से काले धन और नकली धन के प्रसार पर अंकुश लगेगा। आरटीआई अधिनियम 2005 को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लाया गया था, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरटीआई तंत्र की विफलता के कारण ये अपना उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक संस्थाओं को मिलकर आरटीआई अधिनियम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे लेंगे विदा और मिलेंगे आपसे अगले बुधवार रात 8 बजे, जहां हम आपके सामने अन्य कानूनी जानकारियों के साथ प्रस्तुत करेंगे आपके अपने शो लॉजिकल गुरु पर। और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।